ये जब जागते हैं तभी तो हम चैन से सोते हैं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सच है। ऑनरेबल डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय जी, आईपीएस, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ट्रैफिक, मुंबई। डॉक्टर भूषण कुमार जी का महाराष्ट्र क्षेत्र में काफी लंबा कार्यकाल रहा है। वे महाराष्ट्र के दिग्गज पुलिस अधिकारियों में से एक हैं। डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। डॉक्टर उपाध्याय पंढरपुर, उस्मानाबाद, अकोला, लातूर, जलगांव और भी बहुत सारी जगहों पर उन्होंने पदाधिकारी बनकर अपनी सेवाओं को समर्पित किया है। इसके अलावा ट्रैफिक नागपुर सिटी के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जेल, पुलिस आयुक्त क्राइम नागपुर और भी कई के लिए उन्होंने देश की सेवा में अपने आप को समर्पण किया है। उन्होंने 3 पुस्तकें भी लिखी है, जिसमें खास है माइंड मैनेजमेंट, द ग्रेट माइंड मैनेजर्स ऑफ द वर्ल्ड, महाभाष्य और धम्मी विचार भी उन्होंने लिखी है। डॉक्टर उपाध्याय ने महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी से पुरस्कार भी प्राप्त किया है। इसके अलावा संस्कृत में भी वे डायरेक्टर रहे हैं। ये जागते हैं तो हम सोते हैं, जैसे मैंने उनके लिए कहा। तो मैं चाहती हूँ आप घर पर जहां भी बैठे हो, ऐसे सच्चे सोल्जर और देश के जो हमारे सेवा अधिकारी हैं, उनके लिए वहां यहाँ बैठकर ही एक सैल्यूट तो बनता है, जरूर बनता है। ऐसे महान हमारे जो मेहमान है आज, उसका दिल की गहराइयों से इस शो में हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वेलकम ऑनरेबल डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय, आपका इस शो में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जय झूलेलाल। भाई साहब का कैमरा शायद बंद है। डॉक्टर साहब, आपका वीडियो कैमरा शायद बंद है सर, एक बार अगर शुरू कर दें। जी आवाज आ रही है सर, आपका वीडियो बंद है सर। मोस्ट रेस्पेक्टेड डॉक्टर बीके उपाध्याय, who is the additional director general of police of Maharashtra traffic, is with us very shortly. Your voice is coming sir, but your video is off still. आपका वीडियो कनेक्ट नहीं हुआ है सर। The sir has completed recently the नागपुर पुलिस कमिश्नर, और वहां की सारी न्यूज पढ़ करके ऐसा लग रहा था कि व्हाइट कॉलर क्राइम नागपुर के अंदर खत्म करने वाले हमारे डॉक्टर बीके उपाध्याय, जो कि काफी डायनेमिक हैं, यंग हैं, डेडिकेटेड हैं, और ऐसे सोल्जर हैं जो हमारे देश के लिए, हमारे महाराष्ट्र के लिए एक गौरव बन चुके हैं। आज उनके बारे में हम काफी बातें करेंगे। आज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर आईपीएस ऑफिसर बैच 1989 बैच, सो वी आर गोइंग टू वेलकम हिम। भूषण जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका कैमरा शुरू हो गया हो तो प्लीज कनेक्ट करिए सर। आ गया, वीडियो आ रहा है अभी? जी सर, अब आ रहा है सर। वेलकम सर। Welcome to the episode number 63, sir. Is presented by Vishwa Sindhi Seva Sangam and Suena Sindhi Pune in 97 countries. Dr. B.K. Upadhyay, sir, we are going to be listen to you today. Sir, आपके बारे में बहुत सुना है, बहुत कुछ इंट्रोडक्शन में बोला गया है, लेकिन हमारी जनता ये चाहती है सर कि थोड़ा डॉक्टर साहब के मुंह से उनकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि सर, एज अ स्टूडेंट, एज अ कॉलेज स्टूडेंट, एज अ आईपीएस ऑफिसर, एज अ कमिश्नर ऑफ नागपुर, मतलब आपकी जर्नी यहाँ तक को अगर थोड़ा नट शेल में अगर आप हमें बता सकें तो इट विल बी अ ग्रेट ऑनर टू अस सर। ओवर टू यू सर। हाँ, थैंक यू। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में शामिल किया और एक बड़े ही अच्छे मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का मौका मिला, इसलिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। एक लंबी जर्नी, 31 वर्षों की जर्नी है और एक छोटे से परिवार से जर्नी शुरू हुई थी। वो पिताजी हाई स्कूल में शिक्षक थे और पुलिस ने हमारे पिताजी को अनावश्यक अरेस्ट किया था, और उस समय मेरे मन में बात आई थी कि एक अच्छे व्यक्ति को, एक शिक्षक को पुलिस ने अरेस्ट किया है,
तो इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और मैंने उस समय ठाना था कि मैं प्रशासन में आऊँगा। मैं एक प्रोफेसर बनने वाला था, लेकिन इस घटना के चलते एक जीवन में टर्न मिला और मैंने यूपीएससी की परीक्षा दी और मैं पुलिस में आया। और आज तक 31 साल की सर्विस में मैंने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि 2-4 अगर अपराधी छूट जाएँ तो छूट जाएँ, लेकिन किसी भी निरपराध व्यक्ति को कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए, उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इस मोटो को लेके मैंने काम किया और ईश्वर की कृपा से आप जैसे लोगों की मदद से एक बड़ा ही अच्छा माहौल रहा। जहाँ मैंने काम किया वहाँ पे लोगों ने प्यार दिया। हर एक जगह एक अच्छी तरह से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था हुई। और एक मैं 4 डिस्ट्रिक्ट में 12 साल तक एसपी था। सोलापुर में पुलिस कमिश्नर था, मुंबई में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर था, उसके बाद नागपुर में मैं पुलिस कमिश्नर रहा। अभी पूरे महाराष्ट्र के ट्रैफिक डिपार्टमेंट का मैं इंचार्ज हूँ। तो एक बड़ा ही सेटिस्फाइंग जर्नी रहा और इसमें मैंने ह्यूमैनिटी को सामने रखा। मैं सबसे पहले ह्यूमैनिटी को सामने रखता हूँ। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक इंसान को कैसे व्यवहार करे, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और मैंने कभी भी अपने पोस्ट का ईगो नहीं किया। कोई भी व्यक्ति मुझको फ़ोन कर सकता है आज भी, कोई भी व्यक्ति मुझसे मिल सकता है। मैं जब भी एसपी था या पुलिस कमिश्नर था, तो शाम का 4 से 6 बजे का जो टाइम था, वो पब्लिक के लिए समर्पित था। कोई भी व्यक्ति बिना अपॉइंटमेंट के मुझसे मिल सकता था। चौबीसों घंटे मेरे फ़ोन चालू रहते थे और इसके चलते मुझे अपनी बीवी से झगड़ा भी होता था बहुत बार कि आप इतना फ़ोन क्यों चालू रखते हो। लेकिन एक समर्पण है समाज के प्रति, समाज ने हमको इतना बड़ा दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनूंगा, लेकिन अपनी मेहनत, ईश्वरी कृपा, माता-पिता का आशीर्वाद, तो समाज ने मुझको इतना बड़ा दिया, तो समाज को लौटाना ज़रूरी है। और उसके लिए आवश्यक है कि मन में एक प्रेम भाव पैदा रहे, मा मानव की चीज़ पैदा रहे और हर एक व्यक्ति को लगे कि ये व्यक्ति मेरा है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि न तू हिंदू बनेगा, न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है सर। सर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे ऑफिसर भी हैं सर, आईपीएस ऑफिसर, जो एक छोटी सी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक ऐसी बात जो उनके पिताश्री के साथ हुई और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि कभी भी किसी निर्दोष आदमी के साथ पुलिस इस तरह का व्यवहार न करे और बेटा यूपीएस के एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट करके आईपीएस ऑफिसर बन जाए। और खुले रूप से वो बात कर रहे हैं कि मैं 4 से 6 तक मेरे घर में झगड़े होने के बावजूद भी जनता के लिए जनता दरबार लगा करके उनकी प्रॉब्लम सुनते थे। सर वी सैल्यूट यू, रियली वी हैव not seen such kind of the IPS officer or police officers who are totally dedicated to this public, like जो पुलिस के पास जाने से डरती है, लेकिन यहाँ सर आप लोगों को इनवाइट करते हैं कि कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो या कोई एडवाइस हो या कोई सजेशन हो तो सर को हम डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या बात है सर, आपके बहुत सारे अचीवमेंट हम लोग पेपरों में पढ़ते रहे हैं नागपुर में रहते हुए कि आपने सफेद पोशों की कमर तोड़ी, आपने व्हाइट कॉलर क्राइम्स को काफी स्टॉप किया। आपकी जो मैं चाहूंगा प्रदीप कुछ पेपर कटिंग जो मैंने यहाँ नोट देखी सर, मैं चाहूंगा कि इसके बारे में हमारी पब्लिक जो आज 97 कंट्रीज में आपको सुन रही है कि सफेद पोश अपराधियों की तोड़ी कमर, क्या बात है सर। मैं चाहूंगा कि मतलब आपके अचीवमेंट एज ए कमिश्नर ऑफ पुलिस नागपुर के बारे में थोड़े बहुत कुछ इंसिडेंट हमें बताना चाहेंगे सर। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले हैं, 2 तरह के क्रिमिनल होते हैं। एक जिससे गलती हो गई, गुस्से में उसने कुछ कर दिया या पड़ोसी का झगड़ा हो गया, ईर्ष्या के चलते कर दिया। बट बेसिकली सच पर्सन्स आर नॉट क्रिमिनल्स। उनसे गलती हो गई, जिसको बोलते हैं ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट। मैं 4 साल तक मैं प्रिजन ऑफिसर के रूप में भी काम मैंने किया है। मैं 3 साल तक एडिशनल डीजी प्रिजन था, पूरे महाराष्ट्र की जेल का इंचार्ज था। और 1 साल तक मैं नागपुर में भी डीआईजी प्रिजन था। तो वहाँ पे जो कैदी थे उनका मैंने बड़ा ही गहराई से अध्ययन किया है और मैंने देखा है कि 95% जो जेल में लोग जाते हैं वो अपराधी नहीं होते। किसी न किसी कारण से गलती से उनसे अपराध हो जाता है। लेकिन 5% ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल होते हैं, जो प्रोफेशनल क्रिमिनल होते हैं, जिनका पेशा ही क्राइम करना है, जिनका पेशा ही लोगों को लूटना है, लोगों को तकलीफ देना है, चीटिंग करना है। तो मेरा ऐसा टारगेट रहा कि इस तरह के जो क्राइम करने वाले हैं इन सबको अंदर डालना चाहिए।
मैंने सबकी लिस्ट बनाई, क्योंकि मैं नागपुर में काफी पहले भी काम कर चुका हूँ। नागपुर में डीसीपी ट्रैफिक था, एडिशनल सीपी क्राइम था, नागपुर ग्रामीण में मैं 3 साल एसपी था, तो मुझको यहाँ की काफी जानकारी थी। और जब हम पब्लिक के लिए काम करते हैं तो आप जैसे लोग हैं, पत्रकार हैं, सामान्य लोग हैं, वो भी अपने आप को जानकारी देते हैं। तो करेक्ट। मैंने ऐसा प्लान बनाया और मैंने अपने 2 साल के पीरियड में 55 एमपीडीए किए। एमपीडीए में 1 साल तक हम किसी को डिटेन कर सकते हैं, और 55 एमपीडीए में एक ही ऐसा एमपीडीए था जिसको हाई कोर्ट ने खारिज किया, नहीं तो सारे लोग 1 साल जेल के अंदर रहे। इसके अलावा आपको मालूम है कि मौका, हमारे यहाँ का जो एक्ट है वो बड़ा ही स्ट्रिंजेंट एक्ट है। 170 लोगों को मौका में मैंने डाला और उसमें से एक भी आदमी बाहर नहीं निकला। तो इस तरह से जो गुनहगार थे, जो गुनहगार गैंग्स थे, जो टोलियां थी, जो लोगों को तकलीफ देती थी, एक्सटॉर्शन करती थी, लोग डर के मारे नहीं जाते थे, ऐसे लोगों को अंदर डाला। वो अभी भी जेल में हैं, उन पे चार्जशीट कोर्ट में गया है, उनकी पूरी प्रॉपर्टी हमने जब्त की, करोड़ों रुपए उनके जब्त किए। उनकी जो आर्थिक नाड़ी जो बोलते हैं गुनहगारों की, जब तक आप आर्थिक नाड़ी नहीं तोड़ेंगे तब तक गुनहगार खत्म नहीं होगा। तो इनकी तोड़ी, और एक अच्छा ही माहौल रहा नागपुर में। कम से कम 10% क्राइम कम हुए, गैंग्स वार थे वो कम हुए, और सारे जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्राइम हेड थे उसमें कमी आई। कम्युनल हार्मोनी रहा, सोशल हार्मोनी रहा, कभी भी कोई वाद विवाद पैदा नहीं हुआ। तो हमारा जो कानून है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। उस कानून को हम अगर अच्छे ढंग से लागू करते हैं गुनहगारों के अगेंस्ट में, तो गुनहगारों की कमर टूटती है, समाज में शांति प्रस्थापित होती है, और एक सामान्य व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये पुलिस हमारी है। तो इसको हम लोगों ने किया, और हमारी बड़ी अच्छी टीम थी नागपुर में। हमारे सारे डीसीपी, एडिशनल सीपी, ज्वाइंट सीपी सब अच्छे थे, और एक बड़ा ही अच्छा माहौल हुआ, और एक बढ़िया जो सो इन्वॉल्वमेंट पैदा हुआ, क्राइम कम हुआ, लॉ ऑर्डर कंट्रोल में रहा। इलेक्शन हुआ जनरल असेंबली का, स्टेट असेंबली का इलेक्शन हुआ, एनटीसीए के बड़े बड़े 2-3 लाख के मोर्चे निकले, असेंबली का हुआ, अयोध्या का हुआ। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय द कॉपरेशन ऑफ नागपुर पीपल एंड आवर पुलिस डिपार्टमेंट वाज एबल टू मेंटेन इट इन ए वेरी प्रॉपर वे। सर कहते हैं कि इस डिपार्टमेंट में पॉलिटिक्स का बहुत इंटरफेयर होता है, और आप तो नागपुर के कमिश्नर रहे हुए, जहां असेंबली भी लगती है, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी हैं, और जैसा कि आपने कंट्रोल किया है, मतलब आपको कहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम या कोई प्रेशर नहीं आया पॉलिटिक्स से कि आप ये सारा सब कुछ क्यों नागपुर के अंदर कर रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य की संस्कृति को और यहाँ के लोगों को प्रणाम करता हूँ कि 31 साल से मैं महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ, और मैंने मेरा पूरा कैरियर फील्ड में ही गया है। आज तक मुझको एक भी ऐसा कोई व्यक्ति या पॉलिटिशियन नहीं मिला जिसने मुझको गलत काम करने के लिए कहा होगा। अपने पास पॉलिटिशियंस के फोन आते हैं, क्योंकि उनके पास अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उनका काम है अपने को फोन करना कि मेरे पास ये व्यक्ति आया है और इसको ऐसा ऐसा तकलीफ हो रही है। लेकिन अगर उनको हम मिल के बताते हैं, फोन पे बताते हैं कि सर आपने इसके लिए फोन किया है, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, तो कभी भी किसी भी पॉलिटिशियन ने किसी भी अपराधी की मदद करने के लिए कभी नहीं कहा। कभी नहीं कहा। मैं पूरे महाराष्ट्र में काम किया, लेकिन कहीं पे भी किसी भी पॉलिटिशियन ने या सोशल वर्कर ने मुझको ये नहीं कहा कि साहब इस अपराधी को छोड़ दो। ये महाराष्ट्र की बहुत बड़ी संस्कृति है। महाराष्ट्र के जो लोग हैं, महाराष्ट्र के जो लीडर है, यहाँ की डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मुझको बड़ा गर्व है कि मैं एक ऐसे स्टेट में, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे स्टेट में काम किया जहाँ पे लोगों ने मुझको चाहा। बाहर के रहने के बाद भी लोगों ने चाहा। जब विदाई हुआ तो लोग रोए। आज भी मैं पंढरपुर में बताता हूँ कि 91 से 93 में मैं पंढरपुर में था, 30 साल हो गए पंढरपुर में। आज भी वहां के लोगों का फोन आता है, लेटर आता है, लोग आते हैं तो मिलते हैं। नागपुर में रोज मुझको, आज मैं कमिश्नर में हूँ फिर भी मुझको फोन आते हैं कि साहब जरा पुलिस स्टेशन में फोन कर दीजिए। मैं जलगांव में एसपी था, वहां के लोगों को फोन आते हैं, लोग बर्थडे विश करते हैं बच्चे। तो ये बड़ा प्रेम है, और एक बाहर के व्यक्ति को भी महाराष्ट्र के लोगों ने प्रेम दिया। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की जो सरजमी है, महाराष्ट्र की जो जमी है, बहुत बड़ी जमी है। यहाँ के लोग, यहाँ के वैल्यूज बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और मुझको नहीं लगता है कि ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, यही एक्सपीरियंस हमारे और बैचमेट्स के भी है कि इस तरह का कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और हम जब समझा के बताते हैं
तो हर एक आदमी हमको इसमें मदद करता है। क्या बात है सर, क्या बात है। We really salute you, sir, and we really pray for you that we get the more and more officers something like you who can totally dedicate it to the public. And the way you are explaining, like sir, is a very touching, sir. We really salute you, sir. एक बात जो नोटिस की गई है इन दिनों के अंदर, जो ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, चाहे वो हाथरस हो या बेंगलोर हो या दिल्ली हो, जो मतलब ये इस टाइप के छोटे बच्चियों के साथ जो काम किए जा रहे हैं, आपके हिसाब से सर पब्लिक को और आजकल के बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो इन चीजों से बच सकें या उन लोगों की नजरों में ना आ सके? क्या हम इन बच्चों की तरफ से कोई ऐसी गलती होती है कि उनको भुगतना पड़ता है, या कोई ना कोई ऐसा अगेन ऑर्गेनाइज क्राइम होता है जो इन लोगों को अपने चंगुल में ले लेता है? इस बारे में सर कुछ गाइड करना चाहेंगे हमारी यंग जनरेशन को? देखिए राजू जी, ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की घटनाएं अपने देश में होती हैं, और इसके लिए मैं उस प्रवृत्ति को दोष देना चाहता हूं जो प्रवृत्ति आपराधिक प्रवृत्ति है। इसमें हमारी जो बच्चियां हैं या हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनका कोई दोष नहीं है। ये आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं इस तरह का कांड करते हैं, और इसके लिए मेरा ऐसा बोलना है कि अपना जो कानून है, इस कानून में इतनी ताकत है कि ऐसे अपराधियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपने देश का जो कानून है, इस कानून को अच्छे ढंग से लागू किया जाए। इसके अलावा हमारी जो बच्चियां हैं, उन बच्चियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। उनको एजुकेशन जब होता है तो उनको बचाना चाहिए कि इस टाइप बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि लोग अपने चंगुल में फंसाते हैं, फोन करेंगे फेसबुक के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, और ये नादान जो बच्चियां होती हैं, इनोसेंट बच्चियां होती हैं, इनको दुनिया मालूम नहीं होती है, ये ऐसे बदमाश लोगों के चक्कर में आके बर्बाद हो जाती है। तो इनको एजुकेशन भी देना जरूरी है। अपने माता पिता का काम उनको एजुकेशन देना, स्कूल में एजुकेशन देना जरूरी है। हमने पुलिस ऑफिसर के रूप में हमारे यहाँ नागपुर शहर में जब मैं सीपी था, तो वहाँ पे हमारे यहाँ 3 महिला डीसीपी थी। निर्मला देवी थी, अभिविनेता शाहू वहाँ पे हैं, उसके बाद हमारे यहाँ खेड़कर भी थी वहाँ पे। तो हमने बहुत जगह इस तरह के प्रोग्राम लिया, कॉलेज में, स्कूल्स में, और हमने जागृति पैदा की, अवेयरनेस पैदा किया। पुलिस और प्रशासन का तो काम है ही इन लोगों को इन पे कार्रवाई करना, लेकिन इसके अलावा हमारी बच्चियों में भी जागरूकता पैदा होनी चाहिए, उनको भी अलर्ट रहना चाहिए, उनको भी मजबूत रहना चाहिए, और इसके लिए उनको एजुकेशन देना जरूरी है, उनको समझाना जरूरी है। और मेरा अपना ऐसा मानना है कि इस तरह के जो अपराध होते हैं, उस अपराध को 3 से 6 महीने के अंदर स्पेशल कोर्ट बना के ऐसे अपराधियों को दंड देना चाहिए, ताकि इनको लगे कि हमने अगर अपराध किया है तो हमको सजा होती है। और इस मैं बताऊंगा कि आंध्रा गवर्नमेंट ने एक दिशा नाम का कानून बनाया है, जिसमें इमीडिएटली 3 महीने के पहले ही सजा हो जाए। हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में भी हमारे आदरणीय जो होम मिनिस्टर साहब हैं, उनका भी ये विचार है कि इस तरह का कानून हो, ताकि हम ऐसे लोगों को कंट्रोल कर सकें। और मुझको ऐसा लगता है कि कानून, जागरूकता, बच्चियों को एजुकेशन और समाज के जो एनजीओज हैं, ये अगर आके काम करते हैं तो मुझको लगता है इन सारी चीजों को हम रोक सकते हैं और ऐसे चीजों पे कंट्रोल कर सकते हैं। भाई साहब, ये जो अभी साउथ के अंदर बेंगलोर के अंदर हुआ था एक यंग डॉक्टर के साथ, जिसके साथ रेप करके मर्डर कर दिया गया, जिंदा जला दिया गया, और बाद में उन तीनों चारों अपराधियों को अनफॉर्चुनेटली सब के सब और फॉर्चुनेटली इनकाउंटर में उड़ गए वो लोग, चाहे वो भाग रहे थे या क्या था। मतलब जिससे जनता बड़ी खुश हुई थी सर कि उनको ऑन द स्पॉट उनको ये सजा मिली। क्या आपको लगता है सर कि कुछ ऐसी घटना अगर कुछ और हो, अगर पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू ऐसे क्रिमिनल्स के लिए, तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंस जनता के अंदर बढ़ेगा? देखिए राजू जी, मैं बताना चाहता हूं कि अपना जो संविधान है, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ही स्ट्रांग है, और हमने देखा है 70 साल से कि इस कॉन्स्टिट्यूशन ने इस देश को पूरा बांध के रखा है। अगर कहीं गलती होती है तो हमारी गलती होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की गलती नहीं है। हमारा कानून भी बहुत स्ट्रांग है। तो मैं यही चाहता हूं कि जो कुछ भी हो कानून के हिसाब से हो। अगर कानून के हिसाब से भी हम इमीडिएटली कोर्ट को सेटअप करके करते हैं तो उस पर सजा हो सकती है। आपने जिस घटना की चर्चा की, जो हैदराबाद की घटना थी, उस पर ऑलरेडी जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अपने देश का कानून बहुत स्ट्रांग है। इस कानून को अच्छे ढंग से हम लागू करें तो ऐसे अपराधियों को अच्छे ढंग से निपट सकते हैं और ऐसी घटनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। सुपर, ग्रेट सर। सर अब क्योंकि अब आपके ऊपर जिम्मेदारी हमारे महाराष्ट्र के पूरे ट्रैफिक की है,
तो आपने महाराष्ट्र के ट्रैफिक के बारे में स्पेशली, कहीं पे भी लोग लेट पहुंचते हैं तो बस एक ही ब्लेम करते हैं, मैं क्या करूं, ट्रैफिक बुरा था इसलिए मैं अटक गया। क्या सर प्लानिंग कुछ ऐसी आप करके आए हैं कि, क्योंकि एक वक्त पे जो डॉक्टर PS पसरीचा साहब हुआ करते थे, जिनको इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता था ट्रैफिक के अंदर, और एक अब आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, तो आपको क्या लगता है सर कि मतलब प्लानिंग आपके ट्रैफिक की बॉम्बे के लिए और आसपास के लिए, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? देखिए, हमारे जो पसरीचा साहब थे वो तो हमारे रोल मॉडल हैं, एक पुलिस के रूप में भी, पुलिसिंग के रूप में, और ट्रैफिक में तो उनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनसे काफी मैंने चीज सीखा है, आज भी उनसे बात होती रहती है जी। तो मेरा ऐसा जोर है कि ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में ट्रैफिक के एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। केवल महाराष्ट्र में, राजू जी आपको जान के बहुत दुख होगा, या आपको आपने पढ़ा भी होगा कि केवल महाराष्ट्र में पर ईयर पर एनम 12,000 से ज्यादा लोग ट्रैफिक एक्सीडेंट में मरते हैं। हिंदुस्तान में ये संख्या 1,20,000 से ज्यादा है। और ये जान के और दुख होगा कि 25 से 35 ईयर का जो एज ग्रुप है, जो सबसे प्रोडक्टिव एज ग्रुप है देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, उस एज ग्रुप के लोग इसमें ज्यादा मरते हैं। पूरे वर्ल्ड की जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, उस कंट्री में एक्सीडेंट की संख्या हमसे काफी कम है, और हमारे यहाँ एक्सीडेंट की संख्या काफी ज्यादा है। तो इसका सबसे मेन ऐसा कारण है कि हम जो ड्राइविंग करते हैं, रेकलेस ड्राइविंग करते हैं, ओवर स्पीडिंग है, डेंजरस ड्राइविंग है, हम सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट नहीं लगाते हैं, लॉन्ग हम लेन से गाड़ी निकालते हैं, रॉन्ग ओवरटेकिंग करते हैं, मोबाइल पे बात करते हुए जाते हैं। इन सारी चीजों के 70 to 80% जो एक्सीडेंट होते हैं, वो एक्सीडेंट इसलिए होते हैं कि हम गलत ढंग से गाड़ी चलाते हैं। 10 से 15% ऐसे एक्सीडेंट है जो हमारे हाथ में नहीं होते, जैसे रोड इंजीनियरिंग है, वहां पे कोई फॉल्ट है या गाड़ी में खराबी हो गई, ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं। लेकिन 70% से ज्यादा जो ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं वो हमारी गलती के चलते होते हैं। तो मेरा सबसे पहले ये है कि हम लोगों को बताएं, इन्फोर्स करें, लोगों को प्रबोधित करें कि भाई एक्सीडेंट को हम रोक सकते हैं। और हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने काफी अच्छा काम किया है। पूरे महाराष्ट्र में 2018 के बदले 19 में हमारे एक्सीडेंट जो है सो काफी कम हुए, फेटल एक्सीडेंट। और एक बोलते हैं कि ट्रैफिक इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं सब जगह उसको लागू करने का। तो राजू जी, मेरा पहला ऐसा पर्पस है, एम्फेसिस रहेगा कि जो रोड एक्सीडेंट में लोग मरते हैं उसको कम किया जाए। नेशनल वेज, हाईवेज, स्टेट हाईवे हमारे पास हैं, सिटीज एसपी के पास है और पुलिस कमिश्नर के पास है, जिसका कोऑर्डिनेशन मैं कर रहा हूँ। तो सबसे मेरा पर्पस होगा कि एक्सीडेंट को 10% एक्सीडेंट को कम किया जाए। इसके लिए हमारा जो इन्फोर्समेंट है वो तो होगा ही, हम लोग पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ प्रबोधन भी बहुत जरूरी है, लोगों को समझाना जरूरी है, स्कूल में, कॉलेज में। अभी हमने पूरे हाईवे के जितने ढाबेज हैं या होटल्स हैं या टोल नाका है, वहां पे अभी हमने प्रबोधन शुरू कर दिया है। 10-10, 12-12 ट्रक ड्राइवर को लेकर 10 मिनट हमारे उनको समझा रहे हैं ट्रैफिक नियम के बारे में और क्या करना कैसे चाहिए। इसके अलावा जो रोड इंजीनियरिंग में फॉल्ट होता है, जिसको हम ब्लैक स्पॉट कहते हैं, जहाँ पे बार बार एक्सीडेंट होता है, अभी अपने पूरे महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 1000 ऐसे ब्लैक स्पॉट हैं जहाँ पे बार बार एक्सीडेंट होते हैं। तो उन ब्लैक स्पॉट को कैसे खत्म किया जाए, PWD या MSRDA इन लोगों से मिलके उसको हम लोग कम, हर एक साल वो कम होते जा रहा है, तो जितना ज्यादा कम होगा उतने एक्सीडेंट कम होगा। तो हमारी प्रायोरिटी है कि लोगों की जान बचाई जाए। अगर एक परिवार में किसी का एक्सीडेंट होता है तो आप समझ सकते हैं कि पूरा परिवार बर्बाद होता है। अगर उसमें ब्रेड अर्न करने वाला व्यक्ति खत्म हो गया तो परिवार की क्या हालत होती है। नेशनल जो GDP है उस पे जो वो आदमी कहीं कोई काम करता है, प्रोडक्टिव काम करता है, उसकी मृत्यु हो गई तो नेशन को भी उसका नुकसान हुआ। तो इसको रोका जाए और इसमें सबकी जवाबदारी, अगर हर एक व्यक्ति कोशिश करेंगे तो मुझको ऐसा लगता है हम इसको रोक सकते हैं। और इसमें तमिलनाडु ने बहुत अच्छा काम किया है। तमिलनाडु ने इन सारी चीजों करके वहां पे 20% जो फेटल एक्सीडेंट है उसको कम किया है। तो अगर तमिलनाडु कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने टेन्योर में इसको करके दिखाऊंगा। भाई साहब, जैसे एक गलती हम समझते हैं कि एक RTO डिपार्टमेंट जो हर किसी को लाइसेंस दे देता है, एक वक्त हुआ करता था कि हम ट्रायल के लिए नहीं जाते थे, प्रैक्टिस के लिए नहीं जाते थे, हमारा एजेंट हमें लाइसेंस ला करके हमारी जेब में रख देता था। मुझे याद है मैं मिडिल ईस्ट गया, मिडिल ईस्ट में मुझे लाइसेंस लेने के लिए कम से कम 3 महीने लगे, 5-6 बार फेल हुआ
और करीब करीब 1 लाख रुपया खर्चा अलग हुआ जब जब ये मैं फेल होता गया। वहां पे बड़े स्ट्रिक्टली मतलब इन बातों को समझाया जाता है कि ये साइड के जो जितने भी साइंस हैं उनका मतलब क्या होता है, प्लस ये आपको कहाँ रुकना है, कहाँ ब्रेक देना है, कहाँ कूल रहना है। एक्सीडेंट होता है तो दोनों चुपचाप खड़े हो जाते हैं जब तक पुलिस नहीं आती है। यहाँ हरियाणा में 2 गाड़ियां आपस में टकराई, उठा के उसके सीने में 2 गोलियां लगा दी, एक यंग बच्चे की डेथ कर दी। मतलब सर ये मतलब इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है हमारे हिंदुस्तान के अंदर? क्या आरटीओ डिपार्टमेंट को या पुलिस डिपार्टमेंट को या ट्रैफिक डिपार्टमेंट को? क्यों कहीं ना कहीं ये सब कनेक्टेड है सर। क्यों आरटीओ में आज भी कुछ लाइसेंसेस रिन्यू करने होते हैं या बनाने होते हैं तो मतलब बिना चाहे भी कभी कभी काम हो जाता है, ऐसा क्यों सर? देखिए, ये पूरा इसमें जितने भी ये स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे आरटीओ डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस का एक ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, इन सबको मिलके काम करना पड़ेगा। और लाइसेंस देने की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले इसको स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी और इसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट धीरे धीरे इसमें स्टेप ले रही है और पहले जैसे आपको लाइसेंस बहुत आसानी से मिलते थे, अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। और मुझको ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने अपने मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट किए हैं या लोगों में जागृति आ रही है, तो मुझको लगता है 2-4-5 साल में ये प्रॉब्लम काफी अच्छा हो जाएगा। अभी इंटीग्रेशन भी चल रहा है, पूरे रिकॉर्ड का डिजिटाइज। अभी क्या है, जैसे आप महाराष्ट्र में आपका लाइसेंस अगर जब्त हो गया तो व्यक्ति जाके नागालैंड से कश्मीर से लाइसेंस निकाल लेता है। तो अभी क्या है कि अभी ये पूरा जो डाटा है आधार कार्ड से लिंक हो रहा है, और अगर आपका लाइसेंस यहाँ पे जब्त है, अगर आप नागालैंड में लाइसेंस लेने जाएंगे और वहां पे कोई आपका आधार कार्ड डालेगा तो इमीडिएटली पता चल जाएगा कि इस आदमी का ऑलरेडी लाइसेंस कहीं पे जब्त है। तो वो एक नेशनल डेटाबेस तैयार हो रहा है और मुझको लगता है कि जब वो नेशनल डेटाबेस तैयार हो जाएगा तो ये हम किसी को चीट नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट मैटर है वो लाइसेंस का है। अगर लाइसेंस किसी को अच्छे ढंग से मिले, वो रूल फॉलो करके मिले, उसको बढ़िया ढंग से मिले, और उस लाइसेंस से उस व्यक्ति का बहुत जगह ऐसा है कि आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, अगर आपका लाइसेंस जब्त है तो नहीं मिलेगा। आपने ट्रैफिक का फाइन नहीं भरा तो आपको गैस का सिलेंडर नहीं मिलेगा। ठीक है, वो सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन अगर लाइसेंस देने का भी प्रोसेस हम कड़ा कर देते हैं, जैसा कि अभी चल रहा है अपने यहाँ धीरे धीरे, तो मुझे लगता है कि फर्क पड़ जाएगा और उसके हिसाब से एक्सीडेंट भी कम होगा, लोग भी जवाबदारी से रहेंगे। इसमें आरटीओ, पुलिस, ट्रैफिक, ये सारे लोग जब मिलके, और एक दुख की बात ऐसे है राजू जी कि हमारे देश में इस फील्ड में काम करने वाले एनजीओ बहुत कम है। हम जब वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं तो ट्रैफिक सेफ्टी में बहुत सारी एनजीओ हैं काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ एनजीओ की बहुत, क्योंकि एनजीओ जो है ये सोशल वेलफेयर का एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है। अगर एनजीओ काफी स्ट्रॉन्ग हो और सामने खड़े हो जाएं तो वहां पे गवर्नमेंट एजेंसी को भी झुकना पड़ता है। मैंने देखा है कि बहुत जगह एनजीओ ने स्ट्रॉन्ग रूप से काम किया तो लोगों को एकदम पानी पिला दिया। तो हम लोगों को अपील करते हैं कि क्राइम प्रिवेंशन में, ट्रैफिक एक्सीडेंट को रोकने में, रोड सेफ्टी में भी ज्यादा से ज्यादा एनजीओ आए, क्योंकि एनजीओ क्या है, प्रेशर निर्माण करते हैं। एनजीओ क्या है कि लोगों में एक अवेयरनेस निर्माण करते हैं और गवर्नमेंट से अलग रह के सबको देखते रहते हैं। तो ये अगर हो जाए तो मुझको लगता है काफी हद तक इस चीज को हम टैकल कर सकते हैं। सर एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई थी अभी कुछ वक्त पहले, नितिन गडकरी साहब ने जब चार्ज करना चालू किया, एक पेनल्टीज बढ़ाई गई, एक गलत पार्किंग के ऊपर रोका गया, एक गलत जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करके रोका गया। लोगों में एक अलग टाइप का डर बैठ गया था और उन्होंने फॉलो करना चालू कर दिया था स्ट्रिक्टली, एंड वी वर सो हैप्पी कि अब जेब्रा क्रॉसिंग के पहले गाड़ी रुकती है, जहां पार्किंग नहीं है वहां गाड़ी पार्क नहीं होती है, कहीं डबल पार्किंग वजह से जहां हमें तकलीफ होती थी वो नहीं होती है। फिर सडनली इस चीज को डायल्यूट कर दिया गया। क्यों सर? वो एक बहुत अच्छा मुहिम चली थी जो आपकी तरफ से चलाई गई थी, क्यों रोका गया सर उसको? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जब कोई एक्ट बनाती है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट पूरे देश में लागू होता है। लेकिन कुछ लोकल इश्यूज रहते हैं गवर्नमेंट के, जिसके चलते कुछ प्रॉब्लम आता है। लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है कि पेनाल्टी जितना ही कड़क होगा उतना ही ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो पेनाल्टी के साथ साथ मेरा अपना ऐसा मानना है कि प्रबोधन भी बहुत जरूरी है, अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कैमरे जहाँ पे लगे हुए हैं वहां पे स्पीड लिमिट है, लोगों को मालूम है कि यहाँ पे कैमरे लगे हैं, वहां पे जब आते हैं तो गाड़ी शुरू कर देते हैं और जैसे कैमरा निकालते हैं वैसे ही गाड़ी फास्ट कर देते हैं। तो इसके लिए अभी हमने एक ऐसा किया है कि एक इंटरसेप्टर व्हीकल हमने तैयार किया है। पूरे महाराष्ट्र में 96 इंटरसेप्टर व्हीकल दिए गए हैं जिसमें स्पीड गन है और उस गाड़ी को हम कहीं भी लगा देते हैं
और अगर आपकी गाड़ी का स्पीड ज्यादा है तो आपको पता भी नहीं चलता, आपके पास चालान चला जाता है। वो गाड़ी छुपी के रहती है कहीं पे, वो कोई भी इंटरवेंशन नहीं करती, किसी गाड़ी को रोकती भी नहीं है, किसी को फोन भी नहीं करती है। लेकिन अगर उस गाड़ी के मशीन पे आपका ओवर स्पीडिंग हुआ तो आपके मोबाइल पे चालान चला जाता है। तो इस टाइप की चीजें हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को एकदम सरप्राइज हो कि भाई हमने पुलिस को हमने देखा नहीं, पुलिस ने रोका भी नहीं, वहां पर चालान कैसे आ गया, और उस कैमरे पे तो मैंने गाड़ी स्लो की थी फिर भी चालान कैसे आ गया। तो उसको पूरा डिटेल जाता है, फोटो जाता है, उसका लोकेशन जाता है, लैंगिट्यूड जाता है, किस जगह पे आपकी गाड़ी इतने स्पीड से जा रही थी। तो इस टाइप की चीजें अगर की जाएंगी तो क्या होगा कि लोग इजीली किसी चीज को नहीं लेंगे और लोगों में डिसिप्लिन आएगा। और इसमें फाइन भी पूरा होना चाहिए, प्रबोधन भी होना चाहिए, और एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होना जरूरी है ताकि लोगों को लगे कि हम कहीं भी पकड़े जाएंगे। अब आप सिग्नल पे पुलिस वाला रहता है तो कोई सिग्नल नहीं तोड़ता, पुलिस वाला नहीं रहता तो सिग्नल तोड़ देता है, कैमरा लगा हुआ है तो गाड़ी स्लो करता है। उसको कहीं पे भी मैं तो ऐसा चाहता हूं, जब हम लोग विदेश में जाते हैं तो रोड पे कहीं भी पुलिस नहीं दिखती है, कहीं भी पुलिस नहीं है। लेकिन हर एक आदमी जो है सो क्या करता है, वो बोलता है कि अगर मैंने थोड़ा भी वायलेट किया तो हम पकड़े जाएंगे। तो इस टाइप का सेंस ऑफ डिसिप्लिन आना चाहिए। हम आदमी कितना भी खड़ा करें उससे कुछ नहीं होने वाला है। हम देखते हैं कि ट्रैफिक कांस्टेबल खड़ा है, उसके सामने से लोग गाड़ी लेके भाग जाते हैं। तो इस टाइप का सिस्टम हो, और आज अपना जो टेक्नोलॉजी हो काफी समर्थ है, टेक्नोलॉजी के द्वारा हमें तो इन सारी चीजों को गवर्नमेंट कर रही है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत लगता है, पैसा भी काफी लगता है। तो मेरे हिसाब से हम लोग राइट ट्रैक पे हैं, गवर्नमेंट अच्छे ट्रैक पे है। और मुझको ऐसा लगता है कि 5-6 साल में आप देखेंगे ट्रैफिक में भी काफी इंप्रूवमेंट आएगा और अपने यहाँ डेथ जो है सो काफी कम हो जाएंगे। सर, एक बहुत अच्छा इन्विटेशन आपकी तरफ से है कि अगर एनजीओज जो आपको असेस करना चाहे, आपके लिए काम करना चाहे, क्या वो आपको कांटेक्ट कर सकती हैं? कि कई जैसे हमारा विश्व सिंधी सेवा संगम है, या सुनैना सिंधी है, या लायंस क्लब वाले हैं, या रोटरी वाले हैं, अगर ये आकर के कहीं ट्रैफिक सेफ्टी के लिए या कहीं ये ऑटो रिक्शाज और टैक्सीज वाले होते हैं उनको थोड़ा गाइड करना हो, तो क्या, जैसे मैं भी ट्रैफिक वार्डन रह चुका हूँ सर, मैं इन बातों में काफी इंटरेस्ट लेता था कि मैं चौराहे पे जाके खड़ा होकर के क्रॉस करने वालों को, स्पीड से जाने वालों को रोक करके हम समझाते थे, जब डॉक्टर पीएस पसीजा साहब थे। तो हमें ये चीजें काफी अच्छी मोटिवेट की थी हम लोगों के लिए, इन लोगों ने। क्या आप भी ऐसे एनजीओस को इनकरेज करेंगे सर, अगर वो आप करके आपसे मिलना चाहे और आपको कहीं ना कहीं मदद करना चाहे तो? हमारे सुझाव है, और इसको हम इनकरेज कर रहे हैं सब जगह कि एनजीओ ज्यादा से ज्यादा जुड़े, और हमारे जो स्टेट हैं जहाँ पे एक्सटेंट होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास ईमेल आता है, लोग आके मिलते हैं, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और हम ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को इससे जोड़ना चाहते हैं ताकि अवेयरनेस भी हो और हम लोगों के साथ जुड़ के एक पब्लिक और पुलिस का इमेज भी अच्छा बनाए। ग्रेट सर, तो आपका जो स्टेशन है वो मतलब वर्ली हेडक्वार्टर या रीगल के पास मेन हेडक्वार्टर? नहीं, मैं वो वर्ली जो है वो मुंबई पुलिस का हेडक्वार्टर है ट्रैफिक का। और मैं जो है सो मैं मोती महल, एक बिल्डिंग है अपना चर्च गेट के पास, वो जेआरडी टाटा रोड पे सीसीए के बगल में, वहां पे मैं 6th फ्लोर पे बैठता हूँ। वहां पे पूरे महाराष्ट्र स्टेट ट्रैफिक डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है, तो वहां पे मैं 6th फ्लोर पे बैठता हूँ। और मेरा हम लोग का वेबसाइट भी है, वेबसाइट देखेंगे तो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। तो वहां पे उस वेबसाइट पे जो मेरा मेल है उस पे मेल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, या फिर उसमें आके मिल भी सकते हैं ताकि उसको आगे को कैसे बढ़ाया जाए। जी सर, एक सजेशन आपसे और मांगना चाहूंगा जो कि आजकल के बच्चों के लिए, मुझे लगता है उनके पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी होगा, कि मोस्टली देखा गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं 12 और 18 साल की उम्र के अंदर, जब उनमें मेंटली और फिजिकली चेंजेस आते हैं, they have been misguided by their own relatives or friends of our relatives, or the people who are visiting at our home, or even our own relatives visiting at home. इस तरह से मतलब 90% जो मतलब हमारा ऑब्जर्वेशन रहा है कि अननोन पर्सन 10% होते हैं जो किसी को मोलेस्ट करते हैं या रेप करते हैं, लेकिन 90% लोग मोलेस्ट करने वाले पहचान वाले होते हैं। उनके बारे में सर कुछ आप गाइडेंस देना चाहेंगे सर? देखिए, मैं इसके लिए सबसे पहले पेरेंट्स को बताना चाहूंगा कि क्यों बच्चे को समझ में नहीं आता है, मामा है, काका है, चचेरा भाई है, कुछ है, इसमें जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि कोई भी अगर व्यक्ति अपने बच्चे से अकेले में मिलता है या उसकी हरकत लगती है तो उनको ध्यान देना जरूरी है। और आपने सही बताया कि 90% जो फेमिलियर लोग हैं या रिलेटिव है वो लोग एक गलत काम करते हैं।
तो इसमें हम लोग क्या है कि ब्लाइंड फेथ में रहते हैं, चलो वो मेरा मौसे का लड़का है, मामा का लड़का है, कुछ नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने जो बच्चे हैं, अपने जो बच्चियां हैं, उनको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना जरूरी है, उनको देखना जरूरी है। उस आदमी की एक्टिविटी क्या है उसको वॉच करना जरूरी है। कभी भी एकांत में लोनलीनेस में बच्चे को जाना जरूरी नहीं है। अकेले बच्चे को होटल में ले जा रहा है, अकेले बच्चे को टहलाने ले जा रहा है, अकेले बच्चे को टॉफी दे रहा है, इन सारी चीजों को। और मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें अपना एजुकेशन बहुत जरूरी है, हमारे पेरेंट्स को भी बताना जरूरी है। अभी देखिए, हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाता है, हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति सेक्सोलॉजिस्ट के पास नहीं जाता है, हमारा कोई भी व्यक्ति साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाता है। इसको हमने टैबू बना के रखा है। और आज आप देखेंगे तो हर एक 5 आदमी में 1-2 आदमी मानसिक रुग्ण है। कोई व्यक्ति अगर विक्षिप्त रूप से अगर व्यवहार कर रहा है तो हम बोलते हैं रे बहुत बेकार आदमी है। लेकिन वो बेकार नहीं है, वो इसलिए व्यवहार कर रहा है कि उसको कोई मानसिक बीमारी है। अगर उसका ट्रीटमेंट होगा, मैंने देखा है हम अपने रिलेटिव में भी कि घर में औरत के डाइवोर्स की स्थिति आ गई थी और लोग बोलते थे कि बहुत ही गलत खानदान से आई है, इसका खानदान बेकार है, उसको माँ को गाली देना, बाप को गाली देना। वहां पे जब मैं गया तो मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझको लगा कि ये औरत में कोई गलती नहीं है, इसको कोई ना कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, इसको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और मुझको 6 महीने उसको लगे उस परिवार को समझाने में। अच्छा, वो औरत भी मानने के लिए तैयार नहीं मुझको कोई प्रॉब्लम है। उसके माँ, मैंने उनको बोला कि देखो मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ और मेरा एक बात मानो कि नहीं नहीं मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाऊंगी, मेरी बदनामी हो जाएगी। और किसी तरह से कन्विंस करके मैं लाया। और मैं बताता हूँ कि जहां पे डाइवोर्स होने की नौबत आ गई थी, आज वो परिवार खुशहाल हो गया और डॉक्टर ने उसको दवा दी और उसकी मानसिक बीमारी समाप्त हो गई। तो मेरा ऐसा बोलना है कि सेक्स के बारे में या हमारे रिलेटिव कुछ हमको करेंगे, इस तरह की शंका ना आना है, बहुत ही खतरनाक है। हमेशा अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करो, कभी भी एकांत में नहीं जाने दो। हमारे घर में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, उस एक्टिविटी को वाच से रखना चाहिए और बच्चे को इन लोगों के साथ कहीं अकेले नहीं जाना। इसलिए माँ पिताजी का भी इसके बारे में जो है सो प्रबोधन होना, काउंसलिंग होना जरूरी है। और मैं हर एक जगह बोलता हूँ कि अपने समाज में काउंसलिंग बढ़ना चाहिए। मैं बताता हूं कि जैसे क्राइम में भी काउंसलिंग होना चाहिए। जैसे हम अपने घर का प्रोटेक्शन कैसे करें, हम जब बाहर जाते हैं अपने घर को बंद करके तो मेरे घर में घरफोड़ी ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसका भी काउंसलिंग है। बहुत जगह मैं लोगों को बोलता था, घरफोड़ी होती थी कि अपने दरवाजे पे लगा दो कि कुत्तों से सावधान। घर पे कुत्ते नहीं है फिर भी लगा दो बोर्ड, चोर भाग जाएगा। क्योंकि चोर से हम लोग जब पूछते हैं तो चोर बोलता है कि साहब अगर ऐसा बोर्ड लिखा हुआ है तो नॉर्मली हम लोग घर में नहीं घुसते हैं। तो आपके घर में अगर कुत्ता नहीं भी है लेकिन बड़ा सा बोर्ड लगा दो कि कुत्तों से सावधान। फिर आप घर में अगर बाहर जाते हैं तो लॉक लगाओ, उसके सामने पर्दा लगा दो, लॉक नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि लॉक जब दिखता है तो चोर को मालूम होता है कि आदमी यहाँ पे नहीं है। पर्दा लगा दोगे तो चोर क्या है, चोर बहुत सावधानी से चोरी करता है। ही डज नॉट वांट टू गेट कॉट, इसलिए वो सॉफ्ट टारगेट लेता है। घर में जाते हो तो घर के में एक लाइट चालू कर दो बरामदा में, लॉक नहीं दिखना चाहिए। तो ये सारी चीजें काउंसलिंग जरूरी है। वो इससे ही ये जो सेक्स एजुकेशन है, बच्चों का प्रोटेक्शन है, सेफ्टी है, इसमें काउंसलिंग बहुत जरूरी है। और राजू जी क्या है, पुलिस हमारे कंट्री में जो क्या है ओवरबर्डन है। हमारे यहाँ क्या है कि लॉ ऑर्डर का, क्राइम का इतना प्रॉब्लम है। अदरवाइज इट इज द ड्यूटी ऑफ पुलिस, पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी टू काउंसिल पीपल। लेकिन हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स नहीं है। आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तब जब भी कोई क्राइम होता है तो उस क्राइम का एनालिसिस करता है एक साइकोलॉजिस्ट बैठ के कि इस बच्चे ने, इस व्यक्ति ने क्राइम क्यों किया। वो एनालिसिस करने के बाद उसको काउंसलिंग किया जाता है कि इस टाइप की हमारे यहाँ क्या है, क्राइम हुआ, एफआईआर हुआ, उसको जेल में डाला, उसको कोर्ट में भेजा, उसको सजा हो गई, जेल में गया, मैटर खत्म। लेकिन कोई व्यक्ति क्राइम क्यों करता है, इसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। हम क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं इंडिया में, लेकिन वी डोंट एनालाइज द क्राइम। उसको जरूरी है, स्पेशली जो सीरियस क्राइम है। जैसे हमने बहुत सारे ऐसे बच्चों से बात किया तो देखा कि बच्चों में क्या है, डिसओरिएंटेशन है। जो बच्चे क्राइम करते हैं, हमने यहाँ पे केयर करके एजुकेशन शुरू किया था जिसमें जो जुवेनाइल बच्चे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ है, उन बच्चों को हमने देखा कि उनमें कुछ डिसओरिएंटेशन है। शुरू में उनके माता पिता उनको छोड़ के चले गए, झोपड़पट्टी में रहते थे, एजुकेशन नहीं हुआ, कहीं किसी का माँ नहीं है तो किसी का पिता नहीं है। शुरू में कबाड़ चुनता था, कहीं छोटा सा काम करता था। तो इसका जब हम एनालाइज इस चीज को करेंगे तो इसमें क्या होगा, हमको सॉल्यूशन मिलेगा। क्राइम में आखिर क्यों होता है, किसी को पकड़ के जेल में डालना तो ठीक है, लेकिन एक क्राइम ना हो, आगे वाले को हम क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं का सब। क्योंकि हमने देखा है कि काउंसलिंग करने से वो बच्चे मानते हैं। बहुत सारे बच्चों को हमने काउंसलिंग करके उनको बाहर निकाला है। तो ये मेरा ऐसा मानना है। अभी आपने जो ये अपने टीनेजर्स के बारे में जो बताया, इसमें पेरेंट्स को जरूरी है
और इसमें भी मैं मानता हूं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा एनजीओ वहां आए, वो काउंसलिंग का काम शुरू करें। उनको हमारी गवर्नमेंट भी पैसा देती है, वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज हैं जो सेक्स एजुकेशन के लिए, काउंसलिंग के लिए पैसा देते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक समाज है, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर एक बच्ची के साथ कुछ गलत हो गया तो इतनी ट्रॉमेटाइज्ड होती है कि पूरा लाइफ में उस चीज को भूलती नहीं है और पूरा लाइफ उसका खत्म हो जाता है। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अपना काम है कि उनको प्रोटेक्ट करना, और उसमें ये भी काउंसलिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। सर कुछ पिक्चर है मेरे पास आपकी, मैं पूछना चाहूंगा सर उनके बारे में कुछ आपसे। मैं चाहूंगा कि कुछ सर की हैं वो प्लीज एक एक करके बताएं। सर एक ये पिक्चर जो आप हमारे आदरणीय पंत प्रधान नरेंद्र मोदी के साथ हैं सर, ये कोई पर्टिकुलर ओकेजन जिसके बारे में आपकी मुलाकात? मुझको लगता है कि मोदी सर नागपुर आए थे और उनका कोई प्रोग्राम था, उसमें हम लोग प्रोटोकॉल के हिसाब से रिसीव करने जाते हैं और वहां पे अपने को सौभाग्य प्राप्त हुआ सर को रिसीव करने का। और एक अच्छा लगता है कि इतने बड़े अपने प्राइम मिनिस्टर जी के साथ वो अपने से हाथ मिला रहे हैं और अपने से बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आपने इस चीज को यहाँ पे दिखाया है तो मुझको काफी मैं ग्लोरीफाइड फील हो रहा हूँ। सर थैंक यू वेरी मच। प्रदीप दूसरी पिक्चर दिखाइए सर, आप हमारे सीएम साहब के साथ जो देवेंद्र भाई साहब जो हमारे यहाँ पे एक्चुअल वो सीएम रिलीफ फंड में हमने नागपुर सिटी की ओर से 50 लाख का चेक दिया था। तो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पालक मंत्री जी उस समय के वो वहाँ पे आए थे, उनको हमने एयरपोर्ट पे दिया था वो चेक, हमने पुलिस की ओर से वहाँ पे वो उसका फोटो। क्या बात है। एक और पिक्चर है सर, एक और पिक्चर है प्रदीप, हमारे पिता भैया की पिक्चर क्या है वो भी तो दिखाइए सर। इनको जानते हैं आप? ये अरे मोटवानी जी हमारे तो 25 साल से मित्र हैं। मैं नागपुर में डीसीपी ट्रैफिक था उस समय से मोटवानी जी और सिंधी समाज के लीडर हैं और व्यापारी समाज के भी हैं। और हमको जब भी कोई तकलीफ होती थी तो मोटवानी जी को फोन करते थे और वो सारे प्रॉब्लम्स दूर करते थे। अभी कोरोना के काल में भी इन्होंने बहुत जबरदस्त इन लोगों ने काम किया है और जो भी छोटा मोटा प्रॉब्लम आता था वो प्रॉब्लम हम लोग सोल्व करते थे। तो मोटवानी जी एक बड़े ही कमिटेड और सोशल एक व्यक्ति हैं और मुझको ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों से जब ज्यादा दोस्ती होती है तो अपने भी कुछ अच्छे गुण आ जाते हैं। सर धन्यवाद देना चाहूंगा पिता भाई को जिनकी वजह से आज आप हमारे साथ हैं, क्योंकि वो हमारे महाराष्ट्र विश्व सिंधी सेवा संगम के चीफ हैं और वो पूरा महाराष्ट्र का कार्यकाल वही संभालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। सर आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये बड़ा छोटा एपिसोड रखा गया आपके लिए। मुझे मालूम होता मैं किसी और स्पीकर को आज ना बुला करके आपके साथ बात करने में डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा। you made us feel wanted, you made us feel that yes कि आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है। मतलब वो कहीं नहीं लगा कि पुलिस और सिविलियन आपस में बात कर रहे हैं। It looked like two brothers are talking to each other with their own problem। सर मैं आपको एक बार फिर कभी फ्यूचर में जब भी आपके पास वक्त होगा, मुझे लगता है पूरा एक घंटे का एक सेशन हम आपसे लेना चाहेंगे और कई ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है कि यू विल बी द राइट पर्सन टू गाइड द पेरेंट्स, टीचर, स्टूडेंट्स, यंग जनरेशन एंड ऑल द काइंड ऑफ द पीपल। मुझे बहुत अच्छा लगा सर। सर मैं अंत में एक शेर कहना चाहूंगा जी। उठ ए गमे दिल तूफान बन जा, उठ ए गमे दिल तूफान बन जा, टूटे हुए दिलों के अरमा बन जा, पीरो पैगंबर तो बनना बड़ा मुश्किल है, इतना भी काफी है कि इंसान बन जा। थैंक यू। क्या बात है सर, क्या बात। नहीं सर अब मुझे हमारे बीच में कुछ मेहमान है जो आपसे मैं मुलाकात करना चाहूंगा कि अगर हमारे बीच में गोपाल भैया, पीटर भैया, गुरमुख भैया और जो जी सर हमारे सोना सिंधी पुणे के चीफ डॉक्टर पीताम्बर डलवानी साहब आपको धन्यवाद कहना चाहिए। नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी हमको, बहुत अच्छा लगा। पर राजू भाई जो आपने बोला भाई टाइम कम दिया, डेफिनेटली मेरे पास भी एक सवाल था इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए, पर अपन दूसरी बार इनको बुला के इनसे उनके ऊपर भी आप बात करोगे तो बहुत उसके ऊपर भी सबको जो है अपने इंडियन लोग बाहर फॉरेन जाते तो इंटरनेशनल लाइसेंस लेके जावे तो दैट विल बी मच बेटर। तो वी विल टॉक इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू डॉक्टर साहब। ऑल ओवर वर्ल्ड से काफी सवाल आए हैं आज आपके लिए, ये मैं पूरा वीडियो आपको दे दूंगा सर। अगर आपको वक्त मिलेगा तो आप प्लीज जरूर देखिएगा, अगर उनके सवालों के जवाब दे सकेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। और हमारे बीच में गोपाल भैया या गुरमुख भैया हो तो प्लीज आगे आ जाए। उपाध्याय साहब नमस्कार। नमस्कार उपाध्याय साहब। नमस्ते मोटवानी सर जी, मैं आपको सैल्यूट करना चाहूंगा कोरोना काल में जो आपने कार्य किया नागपुर के लिए। जैसा कि सब लोग बोल रहे थे कि डॉक्टर भगवान होता है, पुलिस वाले भगवान होते हैं, सफाई कर्मी भगवान होते हैं।
तो आपने भी जो कोरोना काल में कार्य किया, राजू भैया, मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर उपाध्याय सर ने जो काम किया नागपुर में, कोरोना पे कंट्रोल किया, और पुलिस का जो वहाँ बंदोबस्त था, मैं उनको सैल्यूट करना चाहूंगा। वो एक भगवान के रूप में हमने मानते हैं। नागपुर वाले डॉक्टर उपाध्याय सर को इतना चाहते हैं। उन्होंने जब सीपी बन के आए थे तो एक नारा दिया था, एक हाथ में डंडा एक हाथ में प्यार। ऐसा नारा जो पहले सीपी थी, जो ऐसा उन्होंने नारा दिया। और मैं राजू भैया शुभकामनाएं देना चाहूंगा हमारे डॉक्टर उपाध्याय साहब को कि जल्दी ही वो हमारे पूरे महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनेंगे। मैं अभी से ही शुभकामनाएं देता हूँ, और ये बात हमारी जो है, ये हमारा संकल्प जो है पक्का पूरा होगा। और डॉक्टर उपाध्याय सर जो है हमारे पूरे महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनेंगे। मैं उनको अभी से ही शुभकामनाएं देता हूँ। और डॉक्टर साहब से हरदम प्यार मिला है, और उन्होंने सिंधी समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं उनको पुनः सैल्यूट करते हुए उपाध्याय साहब का अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने एक काल पे हमारा इन्विटेशन स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। भारती जी कुछ कहना चाहेंगे? भारती जी नहीं सर, बस मैं तो सर, मेरे पास शब्द नहीं बचे हैं सर। मैं आपके लिए इतना ही कहूंगी डॉक्टर साहब कि आप जाने माने वरिष्ठ दिग्गज पुलिस अधिकारी है, और आपके काम और आपकी बातें सुनकर मैं आज भाव विभोर हो गई सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस शो में आए। बिल्कुल धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच साहब। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं हमारे पूरे कंट्री जितने लोग आज आपको सुन रहे हैं, हम दुआ करेंगे कि प्रताप भैया ने जो आपके लिए प्रिडिक्ट किया है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाए और आप हमारे डीजीपी बन करके महाराष्ट्र में आए सर। गॉड ब्लेस यू सर एंड विश यू ऑल द बेस्ट टू यू सर। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पीटर भैया का, भारती जी का, प्रताप भैया का। सुदीप प्लीज लाइन पर आए सर। ये हमारे टेक्निकल इंजीनियर हैं जिन्होंने आज हमारे आपके साथ कनेक्ट किया। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर हम लोग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारे 63 एपिसोड में ये थे हमारे डॉक्टर बीके उपाध्याय साहब, जो हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र ट्रैफिक, जो कि आज सुहेना सिंधी पुणे और विश्व सिंधी सेवा संगम पूना बॉम्बे आपके लिए लेके आए। सुभाणे शाम जो 6 बजे वरी तव्हां सां गॾजंदासीं, जंहिंजे बारे में मां तव्हांखे पहिरीं ॿुधायमि कि केरु असां सां गॾु जुड़जंदा। सुभाणे सतीश एंड निशा राय सिंघानी जी, जो कि स्पेन सां असां सां जुड़जंदा, एंड दुर्गेश केसवानी साहब जेके भोपाल में आहिनि, उहे असां सां जुड़जंदा। सुभाणे शाम जो 6 बजे वरी तव्हां सां गॾजंदासीं। तेसिताईं जय झूलेलाल। पंहिंजो ध्यानु रखिजो, ख़ुशि रहिजो, पॉजिटिव रहिजो, ऐं सभिनी जो ध्यानु रखिजो। जय झूलेलाल।